मैं के.एस. मुरारी द गोल्स विल इंडिया के यूट्यूब चैनल के.एस. मुरारी पर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का चुनाव, सीधी कार्यवाही दिवस और अंतरिम सरकार के संदर्भ में विशेष रूप से चर्चा करूंगा। जैसा कि हम लोग पिछले एपिसोड में या पिछले प्लेलिस्ट में भी देख रहे थे कि कैबिनेट मिशन से पहले भारत में आज़ादी का संघर्ष जो है सो काफ़ी चरम स्थिति पर पहुंच चुका था। राष्ट्रवादी चेतना काफ़ी मजबूती के साथ उभर कर सामने है और इस संदर्भ में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आज के इस चर्चा के विषय में कैबिनेट मिशन पर बात करता हूँ। कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी में इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन हुआ। विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व वाले कंजर्वेटिव पार्टी की पराजय हुई और लिबरल यानी उदारवादी पार्टी के रूप में सत्ता इंग्लैंड में स्थापित होती है, जिसके प्रधान यानी प्रधानमंत्री के रूप में क्लेमेंट एटली नियुक्त होते हैं। तो ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल सत्ता संभाली। नौसेना विद्रोह, इससे पहले कि नौसेना विद्रोह हुआ था, जो ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ नाविकों द्वारा नौसैनिक विद्रोह किया गया था 1946 में, 19 फरवरी 1946 में। तो उसी समय यानी नौसैनिक विद्रोह के एक दिन के बाद भारत सचिव लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक घोषणा किया था कि ब्रिटिश सरकार भारत में सीधी संवैधानिक सुधारों के लिए एक कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया है। कहने का मतलब है कि लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस जो भारत सचिव उस समय हुआ करते थे, उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो अपर हाउस था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक घोषणा किया था कि ब्रिटिश सरकार भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया। और इसी संदर्भ में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसमें भारत सचिव पैंथिक लॉरेंस पहला सदस्य। दूसरा सदस्य बोर्ड ऑफ ट्रेड के डायरेक्टर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स और तीसरा सदस्य के रूप में एवी अलेक्जेंडर थे। ये एडमिरल थे, यानी सेना के एडमिरल थे, एवी अलेक्जेंडर। पैंथिक लॉरेंस, स्ट्रैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर के नेतृत्व में के शिष्टमंडल में 3 सदस्य थे। लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर इस कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। ये भारत सचिव थे, ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के चेयरपर्सन थे और एवी अलेक्जेंडर एडमिरल थे, यानी नौसेना का प्रमुख हुआ करते थे। तो 16 मई 1946 को जब कैबिनेट मिशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। भारत जो आया, कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को आया और
उसके बाद ये 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया और इस रिपोर्ट में जो कुछ बातें कही गई थी उसमें कहा गया था कि भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होनी चाहिए, ऑल इंडिया यूनियन बनाने, यानी भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होनी चाहिए जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासत प्रांत शामिल होंगे। यानी जो रिपोर्ट था उसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई। अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही गई और इस अखिल भारतीय संघ की जो स्थापना होगी उसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासत शामिल होंगे और ये ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासत को मिलाकर जो एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण होगा जो विदेशी मामलों, प्रतिरक्षा मामलों, सूचना एवं संचार मामलों को नियंत्रण करेगा और इन विदेशी मामलों, रक्षा मामलों और सूचना एवं संचार मामलों के संबंध में जो आवश्यक वित्त है उस वित्त को संग्रह करने की शक्ति भी प्राप्त इस अखिल भारतीय संघ को होगा। यानी जो भारतीय संघ का निर्माण होगा वो उस संघ का यह दायित्व होगा कि फॉरेन डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना। संघीय विषयों के अलावे जो विषय बचता था और अवशिष्ट शक्तियां हैं वो प्रांतों को देने की बात कही गई। कैबिनेट मिशन ने अपनी सिफारिश में कहा कि संघीय विषय को जो दिया गया है उस विषय के अलावे जो अब विषय बचेगा और अवशिष्ट शक्तियां वो प्रांत को निहित होनी चाहिए। उसके बाद अगला जो सिफारिश था कैबिनेट मिशन का कि भारतीय राज्य संघ जितने भी विषयों को है उस विषयों के अलावे सभी शक्तियों को बनाए रखेंगे। उसके अलावे जो कैबिनेट मिशन की जो अन्य सिफारिश थी उसमें प्रांतों को कार्यपालिका एवं विधायिका के संदर्भ में विधानमंडल बनाने की बात की गई। प्रांतों में कार्यपालिका और विधायिका के साथ संघ बनाने की स्वतंत्रता होगी। संघ का ब्रिटिश भारतीय और राज्यों के प्रतिनिधियों से गठित कार्यपालिका एवं विधानमंडल होगा। इसके अलावे संघ एवं संघ के संविधानों में एक ऐसा उपबंध होगा जिसके अधीन किसी भी प्रांत को उसकी विधानसभा के मतों के बहुसंख्यक या बहुमत के द्वारा प्रारंभिक 10 वर्षों की अवधि के बाद संविधान के निबंधनों पर पुनर्विचार करने के लिए बैठक आहूत करने की अनुमति होगी। इसके अलावे जो कैबिनेट मिशन जो अन्य बातें कही थी उसमें यह भी कहा गया कि कैबिनेट मिशन ने यह प्रस्ताव पेश किया कि संविधान सभा में कुल 292 सदस्य होंगे। यानी इस कैबिनेट मिशन की सिफारिश जो किया गया था वो संविधान सभा गठित करने की बात कही गई। संविधान सभा के गठन का सिफारिश कैबिनेट मिशन ने किया और कहा गया कि इस संविधान सभा में कुल 292 सदस्य होंगे। 292 सदस्य जो होंगे वो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से होंगे और ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से 292 सदस्य जो है वो रहेंगे, जिसको 3 समूह में बांटा गया। समूह ए और बी और सी। ए समूह में बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा एवं बिहार हैं। ए समूह में बंबई, मद्रास, ओडिशा, संयुक्त प्रांत और बिहार
ये जो 292 सदस्य होगा संविधान सभा का, जो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों होंगे, वो 3 समूहों से आएंगे। एक बम्बई, मद्रास, उड़ीसा, यूपी और बिहार से। दूसरा समूह था पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है। और तीसरा जो समूह था उसमें असम और बंगाल के राज्यों को रखा गया। असम एंड बंगाल, ये 3 ग्रुप में ये 292 सदस्य जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत के होते थे, ब्रिटिश भारतीय प्रांत से 292 सदस्य संविधान सभा में निर्वाचित होकर जाएगा, जो कैबिनेट मिशन ने सिफारिश किया। कैबिनेट मिशन ने किसी भी रूप में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया। ये मुस्लिम लीग के लिए काफी दुखदाई हो गया, क्योंकि जिस राजनीतिक सोच के साथ वो राजनीति कर रहा था, जिस सांप्रदायिकता के साथ राजनीति कर रहा था, उस पर संविधान सभा ने चुप्पी लाद लिया। और कहने का मतलब है कि कैबिनेट मिशन किसी भी रूप में मुस्लिम लीग के द्वारा जो पाकिस्तान की मांग की गई थी उसको अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने आरंभ में 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में 29 जुलाई को मुस्लिम लीग ने अपनी स्वीकृति वापस ले लिया, यानी कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया। प्रारंभ में स्वीकार किया, बाद में अस्वीकार कर दिया। और पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई के सहारा के लिए मुसलमानों का आह्वान कर दिया कि अब जब तक पाकिस्तान की मांग पूरी नहीं होगी तब तक जो है सो हम जो है सो सीधी कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन के रूप में काम करना प्रारंभ कर देंगे। तो वैसी स्थिति में कैबिनेट मिशन के द्वारा जब पाकिस्तान मांग को स्वीकार कर दिया, इसके प्रतिक्रिया में मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा कर दिया। खैर, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। अब थोड़ा सा इस सीधी कार्रवाई दिवस से पहले संविधान सभा का चुनाव की बात कर लिया जाए, क्योंकि संविधान सभा का चुनाव कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही किया गया था। तो संविधान सभा का चुनाव की बात कर लेते हैं। यह काफी महत्वपूर्ण है संविधान सभा, क्योंकि आज का जो संविधान हमारा बना हुआ है वो संविधान सभा का निर्वाचन के माध्यम से ही हुआ था। चलिए, संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार चुनाव संपन्न हुआ। ब्रिटिश प्रांतों के लिए 210 साधारण स्थानों पर कांग्रेस ने 199 स्थान पर जीत हासिल कर लिया। यानी इसमें जो चुनाव हुआ था 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में 210 जनरल सीट था ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, उसमें से 199 स्थान कांग्रेस ने जीता। 199 स्थान पर कांग्रेस को जीत मिली थी। जो 11 स्थान बाकी बच गया था, 11 शेष स्थान पर जो उसमें पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी को 2 स्थान, यूनियनिस्ट पार्टी जो पंजाब की थे इसको 2 स्थान मिला। स्वतंत्र उम्मीदवार 6 स्थान, यानी 6 निर्दलीय उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र उम्मीदवार को 6 स्थान मिला। 6 2 8 हो गया। 1 स्थान दलित संघ को, दलित संघ को 1 स्थान मिल गया।
तो 6, 2, 8, 1, 9 बच गया 2 स्थान। इस पर कांग्रेस ने विजय नहीं हासिल कर पाया था, तो 2 स्थान पर, हाँ सॉरी, 2 स्थान पर दलित, 2 स्थान पर दलित संघ और कम्युनिस्ट पार्टी को 1 स्थान मिला था। कम्युनिस्ट पार्टी को 1 स्थान, दलित संघ को 2 स्थान, स्वतंत्र उम्मीदवार को 6 स्थान और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी को जो है सो 2 स्थान, ये शेष 11 स्थान जो है सो ये लोग जीता और 210 में से 199 स्थान जो है सो कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। बचा 78 जो मुस्लिम स्थान जो बचा हुआ था, उसमें 78 मुस्लिम स्थानों में से मुस्लिम लीग ने 73 स्थान, 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 मुस्लिम लीग ने जीता। शेष 5 स्थान पर कांग्रेस 3 स्थान, ठीक। अब शेष 5 जो स्थान बचा था, शेष 5 में से 3 कांग्रेस, 3 मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर कांग्रेस ने स्थान बनाया और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी को 1 स्थान यूनियनिस्ट पार्टी, पंजाब के यूनियनिस्ट पार्टी को 1 स्थान मिला और 1 स्थान जो बच गया, 2, 3, हाँ, 1 स्थान बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी KPP, कृषक प्रजा पार्टी। तो इस तरह से जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें 210 में से 199 स्थान कांग्रेस जो जनरल सीट था उस पर हासिल किया और बाकी जो 11 बच गया उसमें इस तरह का ये समीकरण था। और 78 जो मुस्लिम स्थान था उसमें से 73 मुस्लिम लीग ने जीता, 5 में कांग्रेस जीता, 5 में से 3 कांग्रेस जीता, 1 यूनियनिस्ट पार्टी और 1 कृषक प्रजा पार्टी की जीत हुई थी संविधान सभा में सदस्यों के निर्वाचन। संविधान सभा का जब चुनाव हो गया तो संविधान सभा का गठन हो गया, तो संविधान सभा के चुनाव के आधार पर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी और इस बैठक के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इस बैठक के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, SN सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। उसके बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को दिल्ली में ही आयोजित हुई और उस बैठक की अध्यक्षता अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, अध्यक्ष थे। तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को दिल्ली में, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आर प्रसाद अस्थायी रूप से अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो इस प्रकार से संविधान सभा का निर्वाचन हो गया और संविधान सभा में जो सदस्य थे वो संविधान बनाने का काम प्रारंभ कर दिया। चलिए, संविधान सभा का चुनाव हो गया। अब मैं थोड़ा सा सीधी कार्रवाई दिवस पर बात करता हूं, डायरेक्ट एक्शन डे पर। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन की योजना तो स्वीकार कर ली थी, जबकि मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया था। वायसराय ने
कांग्रेस ने ये कैबिनेट मिशन की योजना को स्वीकार कर लिया, जबकि मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। तत्कालीन वायसराय बेवेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए 12 अगस्त 1946 को निमंत्रण पत्र भेजा। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू को 12 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन करने के लिए वायसराय ने निमंत्रण पत्र भेजा। इस अंतरिम सरकार का जो चुनाव हुआ था, वो चुनाव भी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू ने उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। अंतरिम सरकार के गठन करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने उस वायसराय के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में इस कार्य के विरोध में, यानी जवाहरलाल नेहरू जो अंतरिम सरकार के गठन करने का निमंत्रण को स्वीकार किया और वायसराय ने जो जवाहरलाल नेहरू को सरकार बनाने का जो निमंत्रण भेजा, इस कार्य से नाराज होकर इसके विरोध में पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई की धमकी दे डाली। यानी या तो मुझे पाकिस्तान बना दो, नहीं तो हम डायरेक्ट एक्शन में आ जाएंगे। यानी हिंसा की सूचना, इंफॉर्मेशन पहले जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने देना प्रारंभ कर दिया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। लेकिन इस दिन का प्रारंभ हम देखते थे कि 16-17 अगस्त को कलकत्ता से प्रारंभ हो गए। सितंबर को बम्बई प्रांत में फैल गया। उसके बाद इसको आगे बढ़ते हुए पूर्वी बंगाल के नोआखोली, बिहार, संयुक्त प्रांत के बाद पूरे भारत में लगभग फैल गया और मार्च 1947 तक इन्होंने सारे पंजाब को अपने नियंत्रण में ले लिया, यानी हिंसा में आ गया था। तो इस प्रकार से डायरेक्ट एक्शन डे प्रारंभ हो गया। मुस्लिम लीग के नेतृत्व में प्रारंभ बंगाल के नोआखोली से हो चुका था और पूरे बिहार में, उत्तर पश्चिम पंजाब में, भारत में जो है सो डायरेक्ट एक्शन डे, जहां भी ब्रिटिश या फिर हिंदू बहुसंख्यक मिलता था, डायरेक्ट एक्शन यानी हिंसा फैल गया। पूर्वी बंगाल के नोआखोली और टिपरा जिले में, पूर्वी बंगाल के नोआखोली और टिपरा जिले में सामाजिक विद्वेष स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा और यहाँ के हत्याओं की तुलना में संपत्ति पर अत्यधिक आक्रमण और बलात्कार की घटनाएं भी बहुत ज्यादा होने लगी थी। पेड्रिल मूल ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी इस संदर्भ में, डिवाइड एंड विवट में अनुमान लगाया गया कि इन दंगों से लगभग 1,80,000 लोग मारे गए, जिसमें से 60,000 तो पश्चिम की ओर और 1,20,000 पूरब की ओर। यानी कहने का मतलब पूर्वी भारत में जो सो काफी हिंसा हुई थी, काफी हत्याएं हुई थी, काफी बलात्कार हुआ था। मार्च 1948 तक 60 लाख मुसलमान और लगभग 45 लाख हिंदू एवं सिख शरणार्थी बन चुके थे। कई इधर से उधर से इधर पलायन कर गए थे। 70 वर्षीय, इसमें लगभग महात्मा गांधी की उम्र 70 वर्ष हो चुकी थी, लगभग 70 वर्षीय एक वृद्ध महात्मा गांधी ने शांति की पुनर्स्थापना के लिए नोआखोली चले गए थे, बंगाल, जहां हिंसा हो गई। नोआखोली में महात्मा गांधी सबको शांति की बात करते हुए खाली पैर जो है सो हर गली में गुजर रहे थे और उनका पैर देखने से लग रहा था कि पैर रंगा हुआ था खून से। जैसे लोग शादी विवाह में पैर रंगता है, उस तरह से महात्मा गांधी का पैर एकदम से रंगा हुआ था। हिंसा को रोकने के लिए गांधी ने नोआखोली में अपने खाली पैरों से
उस एक धोती लपेटे हुए शांति की बात करते हुए दोनों पक्षों से शांति पुनर्स्थापना करने के लिए जो है सो नोआखोली चले गए। माउंटबेटन ने गांधी जी से प्रभावित होकर वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि उसी समय गांधी को दिए थे। वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि गांधी को माउंटबेटन ने दिया था और कहा था कि जो काम 50,000 हथियार बंद सिपाही नहीं कर सकते वह काम गांधी जी ने कर दिखाया है। तो गांधी इस हिंसा को रोकने के लिए दिन रात एक कर दिए और खुद उस हिंसा के सामने आके खड़े हो गए कि मारना है तो मुझे मार दो लेकिन हिंसा बंद कर दो। इस सीधी कार्रवाई दिवस से ब्रिटिश भी हिल गया और यहां तक कि कांग्रेस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया गया। ऐसी स्थिति में भारत का आजादी न केवल आजादी के रूप में मिलने के लिए विवश हो गया बल्कि विभाजन अपरिहार्य हो गया था। विभाजन अपरिहार्य हो गया था। तो डायरेक्ट एक्शन डे हम लोग देख लिए कि किस परिस्थितियों में डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने मनाया, क्योंकि कैबिनेट मिशन के द्वारा पाकिस्तान मांग को अस्वीकार कर दिया जाना एक कारण, दूसरी कारण उस कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जब अंतरिम चुनाव हुआ और उस अंतरिम चुनाव में जब कांग्रेस विजय हुई और अंतरिम सरकार का गठन का निमंत्रण वायसराय से जवाहरलाल नेहरू ने प्राप्त किया, तो उसकी प्रतिक्रिया में मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का फैसला ले लिया और उस डायरेक्ट एक्शन डे में काफी हिंसा हुई, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों के साथ चर्चा किया। तो आज के इस अंतरिम सरकार की भी बात कर लेता हूं। अंतरिम सरकार, मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने से इनकार करने के बाद, चूंकि अंतरिम सरकार के गठन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ और उस समय मुस्लिम लीग को भी सरकार में शामिल होने का निमंत्रण मिला था, लेकिन वैसी स्थिति में अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने से इनकार करने के बाद मुस्लिम लीग के द्वारा, जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया कि 16 अगस्त 1946 को जो डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, उससे पहले 6 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन असफल प्रयास रहा और अंततः 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया। अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 2 को, यानी 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने अपने 12 सदस्यीय मंत्रियों के साथ अंतरिम सरकार का गठन किया। कांग्रेस के जो सदस्य थे उसमें जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अरुणा आसफ अली, राजगोपालचारी, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सरफराज अहमद खान, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और होमी जहांगीर बाबा जैसे कुछ प्रमुख कांग्रेस के सदस्य इस अंतरिम सरकार में शामिल हुआ। 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इस अंतरिम सरकार में शामिल हुआ, वायसराय के अनुनय विनय यानी वायसराय के समझाने बुझाने के बाद। चूंकि 2 सितंबर को जब मंत्रिमंडल गठित हो रहा था उस समय मुस्लिम लीग बहिष्कार किया, शामिल नहीं हुआ, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर को 5 सदस्यों के साथ अपने मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों के साथ इस अंतरिम सरकार में शामिल हुआ, जिसमें चौधरी लियाकत अली और गजनफर अली प्रमुख थे इस अंतरिम सरकार में, और चौधरी लियाकत अली को वित्त मंत्रालय दिया गया। और मुस्लिम लीग का इस सरकार में शामिल होना भारत के आजादी के संदर्भ में उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि विभाजन के संदर्भ में मौजूद था, क्योंकि
मुस्लिम लीग सरकार में शामिल होकर सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप करना उसका मुख्य उद्देश्य था। यानी जोरों का झटका धीरे से लगाने का सोच मुस्लिम लीग का था, जो इस सरकार में शामिल होकर यानी सरकार की गतिविधियों को डिस्टरबेंस करना। और वित्त मंत्रालय लेकर लियाकत अली वही काम किया। जितने भी औद्योगिक क्षेत्र था, उद्योग और हिंदू जितने भी उद्योगपति उस पर अतिरिक्त कर लगा दिया था, जिस कारण से कांग्रेस पर अतिरिक्त भारत के लोगों के द्वारा भी दबाव पड़ने लगा। अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू के कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष के तौर पर सरकार का प्रमुख बनाया, है ना। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति का पद प्रदान किया गया। इस अंतरिम सरकार में क्या पद जवाहरलाल नेहरू को दिया, JL नेहरू। इस कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति के पद के रूप में जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया। जबकि कहने का मतलब कि सरकार का प्रधान है, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष का पद जवाहरलाल नेहरू को दिया, भारत के हैं, जबकि अध्यक्ष वायसराय हुआ करता था। उपाध्यक्ष के तौर पर जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया। कहने का आशा है कि अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति का पद सौंपा गया, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रदान किया गया था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री इस अंतरिम सरकार में बनाया गया, जबकि अरुणा असफ अली को रेलवे और सी राजगोपालचारी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया। मुस्लिम लीग के चौधरी लियाकत अली को वित्त विभाग दिया गया। तो इस प्रकार से इस अंतरिम सरकार का गठन किया गया जवाहरलाल नेहरू के कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष के तौर पर, जिसमें मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। लेकिन इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग का शामिल होना कांग्रेस के लिए नासूर साबित हुआ और वैसी स्थिति में कांग्रेस असहज महसूस कर रहा था और परिणाम स्वरूप यह हुआ कि हिंसा को रोकने में भी सफल नहीं हो पा रहा था। चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का चुनाव, सीधी कार्रवाई दिवस, अंतरिम सरकार की चर्चा किया हूं और आशा है, मुझे विश्वास है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज के इस वीडियो को लाइक कर, सब्सक्राइब अधिक से अधिक इस चैनल को करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।